तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एसेकिटी बाई गुलफाम अली राजी में। तो अव्वल तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री से हमें डर, हाय अल्लाह, बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस होता है ना? कहते ना, हे भगवान, हाय अल्लाह, मैं नहीं लूंगी, खास कर गर्ल्स, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी। फिर अरे उसमें डेट्स बहुत याद रखनी पड़ती हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, उनको याद रखना पड़ता होता है ना, डर देना लोग। तो हमें पता है ये समस्या होती है, लेकिन इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ाया जाए, किससे कहानियों की तरह पढ़ाया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा छावा फिल्म देखी आप, है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र हैं संभाजी, उनके जीवन पर जो बेस्ड छावा फिल्म है वो आपने देखी। तो उसमें इतिहास को ही तो उसने कहा है ना? वो बात अलग है, उसने उसको आपको ऑडियो विजुअल तरीके से कहा है। लेकिन ऐतिहासिक फिल्में कितनी पिट भी गई, आप लोग देखने नहीं गए। तो कहानी कहने का तरीका, इतिहास को बताने का तरीका, तो हम कोशिश करेंगे कि इतिहास को आपको किससे कहानियों की तरह समझाया जाए, सुनाया जाए। और हमने रिस्क लिया है कि जो सबसे मुश्किल पोर्शन आप लोग समझते हो इतिहास का, कौन सा? प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करके आर्य वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, वहां से शुरू करके आपको बात करते चलेंगे। तो यहां से चलेंगे, आगे तक चलते रहेंगे जब तक पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म नहीं हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपको वेद पढ़ाएंगे, आर्य क्या थे, कहाँ से आए, किधर को गए, है ना? सप्त सिंधु क्षेत्र क्या था, ब्रह्मवर्त क्या था, आर्यवर्त क्या था, मध्य देश क्या था। ये वो इलाके हैं अलग अलग जहां पर आर्य बसे। पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में आकर के बसे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वो इलाका कहलाया गया ब्रह्मवर्त। फिर और आगे बढ़े तो वो ब्रह्म ऋषि का देश कहला गया। फिर और आगे बढ़े तो उस इलाके को हमने क्या कहा? मध्य देश। और जब वो अपने पीक पर पहुंच गए तो उस पूरे इलाके को कहा गया आर्यवर्त। ठीक है? तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आपको पता है कि आर्यों का भारत में आना, ये भारत के ही थे, ये भारत से बाहर से कहीं से आए, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया या नहीं किया, ये इतिहास में अभी भी विवादित विषय है। ठीक है? तो हम ये तो कोई सिद्ध करने की कोशिश करेंगे नहीं कि आर्य कहाँ से आए, या जिन लोगों ने वेदों का संकलन किया, कलेक्शन किया, वो लोग कहाँ से आए। हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से इनकी संभावनाएं हैं। जैसे कोई कहता है ये जर्मनी से आए, कोई कहता है तिब्बत से आए, कोई कहता है ये उत्तरी ध्रुव से आए, तो कोई कहता है ये साइबेरिया से आए। तो एक मत ये भी है कि आर्य कहीं से नहीं आए, ये आसपास की खानाबदोश जातियां थी, धीरे धीरे आपस में मिली और एक जगह इनका बसाव या जमा हुआ। जिस जगह पर भारत में सबसे पहले ये बसे, बल्कि यह कह सकते हैं कि जिस जगह पर भारत में इनके सबसे पहले निशान दिखाई देते हैं हमें, उस इलाके को हमने कहा है सप्त सिंधु क्षेत्र या सात नदियों का क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र या सात नदियों का क्षेत्र। कौन सी है वो सात नदियां? सिंधु नदी और उसमें अल्टीमेटली मिलने वाली छह खास नदियां, या कह सकते हो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उस इलाके को हम कहते हैं सप्त सिंधु। सिंधु माने नदी, सप्त माने सात। तो अब ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र है, मैंने यहाँ लिखा भी आपको, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ठीक है? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब, हिमाचल के एरिया थे जहां पर भारत में आर्य सबसे पहले आकर के बसे। मैं कह आर्य कौन थे? कोई कहता ना साहब आर्य एक जाति थी, कोई कहता आर्य एक कल्चर था, है ना? तो कोई कहता आर्य एक नस्ल थी। तो इसकी बात भी करेंगे अभी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई आर्य थी, जैसे कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई पठान है, कोई जट सिख है, कोई नार्डिक है, कोई यूरोपियन है, कोई अफ्रीकन है, कोई अरबी है, कोई साउथ इंडियन है। उसी तरह से राम जाने खुदा जाने कि ये नस्ल थी, या ये एक जाति थी, या एक संस्कृति थी, या एक भाषा थी, लेकिन कुछ तो था, अलग था ये ना। भारत में जो लोग बसे हुए थे या भारत के जो मूल निवासी थे, उनसे कुछ तो ये अलग थे। शारीरिक बनावट में भी, स्किन के कलर में भी, बोलचाल में भी, भाषा में भी और सोच में भी। सोच में कैसे? जैसे देखो, आर्य आर्यों ने किसको हटाया यहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हटाया यहाँ से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापारी थे, वो उद्यमी थे ना, पैसा कमाओ। लेकिन आर्य क्या थे? वो पशुपालन करते थे और उनकी हवस क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा चारागाह हमारे हो जाए। ज्यादा से ज्यादा चारागाह मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया हमारे हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साम्राज्यवादी नहीं थे, वो व्यापारी थे, ये साम्राज्यवादी थे, ज्यादा से ज्यादा एरिया अपना बढ़ाना चाह रहे थे। तो अब देखो, ये हम क्या कहते हैं ना, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या वेदों का काल, या वेदों के बाद का काल, ये है एक्चुअली क्या? मैं फिर से बता दूं, हमें नहीं पता आज कहाँ से आए, लेकिन इनके इनका भारत में जो उभार, या इनका भारत में जो फैलाव या ग्रोथ जो दिखाई देती है हमें, वो दिखाई देती है आज से करीब 3500 साल पहले, मीन्स 1500 बीसी में। ईसा पूर्व सन 1500 बीसी में, या ईसा पूर्व 1500 में, या 1500 बीसी में
आर्डो के निशान हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। पूरे 5 साल में इन्होंने धीरे 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 आगे ग्रो करना शुरू किया, और लगभग यहाँ से इन्होंने शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत करके इस एरिया में सिंधु और उसके आसपास की जो सहायक नदियां थी, इस एरिया में इन्होंने अपने स्थायी निवास, कह सकते नहीं स्थायी निवास कहोगे साहब, आर्य तो स्थायी थे ही नहीं, स्थायी निवास का मतलब इन्होंने अपने यहाँ पर कदम जमा दिए, इस जगहों में ये फैल गए, इस एरिया में ये फैल गए, है ना। अब इसमें मैं होच पोच इसको सपो कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको हमने नाम दिया सप्त सैंधव क्षेत्र। इस एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए, जीतने के लिए, कब्जाने के लिए इनको लगभग 500 साल लगे। 500 साल में इनका विस्तार हुआ है। यहां तक आते आते 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का जो समय है, 500 साल का जो समय है, उन्होंने इसको कब्जाने में लगा दिया। इस एरिया को हमने कहा का सप्त सैंधव क्षेत्र। एग्जाम में खूब आता है ये सवाल कि सप्त सैंधव क्षेत्र क्या था। ठीक है साहब। अब इस दौरान 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो सबसे पहला वेद है उसका संकलन हुआ, जिसका नाम है ऋग्वेद। सबसे पहले इस 500 साल में इस वेद का संकलन हुआ, जिसको हम कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है। तो अब वेद क्या है? वेद ईश्वरीय वाणी है ना। वेद इंसानों ने नहीं लिखे हैं, ये ऊपर ईश्वर या अल्लाह की आवाज है ना। आप उसको गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी हो, ऊपर जो बैठा है ना, कहते हैं भाई उसकी आवाज है, ये ईश्वर की आवाज, ईश्वरीय वाणी है ना, देवी है। इंसान ने ये चीजें नहीं कही है, इंसान ने ये चीजें सुनी है, कहीं से देखी सुनी है, उसको जो है इकट्ठा कर लिया है, उनको हमने कहा वेद। तो वेदों के हमने 4 अलग अलग पार्ट किए, है ना। 4 अलग अलग पार्ट कैसे किए हैं? जैसे जैसे ये इकट्ठे होते गए। पहले सबसे पहले कौन इकट्ठा हुआ? कौन सा वेद? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और अल्टीमेटली लास्ट में अथर्ववेद। तो इन चारों को वर्तमान स्वरूप में आने में, या हालिया जो इनकी सूरत है उस सूरत में आने में पूरे 1500 साल लगे। कितने साल लगे? 15 साल। तो शुरू के 500 साल में ऋग्वेद का संकलन हुआ। इस 500 साल की जो ड्यूरेशन है, समय, उसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऐसे देखो ना, आमतौर पर हम के लोग क्या बोलते हैं कि हाँ भाई बताएं वैदिक काल क्या था। तो वैदिक काल को हम कहते हैं साहब 1500 बीसी से 500 बीसी तक का समय। कहीं 500 बीसी कहता, कहीं 600 बीसी कहता। इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। इसको हम कहते हैं वैदिक काल। ठीक है, ये वैदिक काल ही है, क्योंकि चारों वेदों का जो संकलन हुआ था इस दौरान हुआ था। बिल्कुल सही है वो। लेकिन इसको आगे हमने और बांटा है। कैसे? कि सबसे पहले हम कहते हैं वैदिक काल को हमने अलग बांटा है। पहला हिस्सा हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल था, उसको दोनों बंद कर दो। पूर्व वैदिक काल, इसका समय क्या हो गया? 1500 बीसी से 1000 बीसी। उसके बाद का जो समय है 1000 बीसी से 500 बीसी का जो समय है, जिसमें बाकी के 3 वेद, कौन से? ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये जो 3 वेद हैं, ये इस समय में कलेक्ट हुए 1000 बीसी से 500 बीसी में। आप देखें ना, शुरू के 5 साल में अकेला ऋग्वेद ही संकलित हुआ, और आगे के 3 साल में, मैं ठीक जा रहा हूँ है ना, ठीक जा रहा हूँ मैं, आगे के 3 साल में केवल ये 3 वेद कलेक्ट हुए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अब हमने इनको एक नाम और दे दिया। एक तो ये चारों का जो समय है, इसको तो हम वैदिक काल है, वैदिक एज या वैदिक एरा कह ही देते हैं। आगे इसका हमने पार्टिसिपेशन किया है, इस समय को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक यानी पहले का, और बाकी का जो समय है इसको हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक एरा। उत्तर वैदिक काल या बाद का समय। जैसे होता है ना, सूरज निकला तो 12 बजे से पहले क्या? पूर्वाह्न, उसके बाद क्या? अपराह्न। लेकिन है वो दिन, है क्या वो दिन? पूर्वाह्न और अपराह्न, उसमें हमने बांट दिया। तो उसी तरह से बेटे ये हमने क्लासिफिकेशन किया है। इन तीनों वेदों को क्या कहते हैं हम? वैदिक त्रयी, वैदिक त्रयी। ये मैं आपको अलग से ही लिखाऊंगा इन नोट्स। इन तीनों वेदों को हम क्या कहते हैं? वैदिक त्रयी। और चारों वेदों को मिलकर क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को अगर मिला दो तो उनको कहते हैं हम संहिता। इसमें से ऋग्वेद को निकाल दो, बाकी 3 को हम कहते हैं वैदिक त्रयी। तो देखिए, हमारा मकसद ये है कि आगे बढ़ने से पहले हम इनको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दे दें आपको। तो मैंने आपको बताया कि आर्य पता नहीं कौन थे, नस्ल थी, जाति थी, संप्रदाय था, संस्कृति थी या भाषा थी, कुछ भी था, है ना। लेकिन ये कुछ तो थे, डिफरेंट थे, हम आप लोगों से अलग थे। ठीक है ना। वैसे मेरे सामने जो 20-22 लोग बैठे ना, इसमें 4-5 में आर्य नस्ल के ढूंढ के निकाल दूंगा। भारत पर बहुत से हमले हुए हैं, भारत में बहुत से लोग आए हैं,
और भारतीय सभ्यता की जो है कि निशानी, भारतीय संस्कृति की निशानी है, पहचान ये है कि हमने सबको अपने आप में आत्मसात कर लिया है। तो अब आप प्योर नस्लें भारत में ढूंढने चलो तो आपको नहीं मिलेगी। कोई कहेगा ना मैं प्योर भारतीय हूँ, तो बड़ा मुश्किल है खोजना उसको, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी सभ्यताएं, बहुत सी संस्कृतियां, धर्म संप्रदाय आए हैं, जातियां नस्लें आई हैं, जिनको हमने अपने आप में समेट लिया है। हम सब गड्ढमड्ढ हो गए, क्या हो गए हम, गड्ढमड्ढ हो गए, है ना। हाँ, जैसे कि मान लो शरबती धान, इंद्रासन धान, पूसा धान, तरह तरह के धान की नस्लें आप ले आए, सब मिला दिया, है तो सब वो धान, है तो सब क्या वो धान। अब उसमें आप ढूंढने चलो इंद्रासन या तिलक, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको खोजना, क्योंकि सब वो आपस में बुरी तरह से घुल मिल गए। तो जहां ये सबसे पहले आकर के बसे लगभग 500 साल में, उसको हमने क्या कह दिया, सप्त सेंदर क्षेत्र। उसके बाद इन्होंने अपना आगे विस्तार करना शुरू किया, आगे विस्तार करना शुरू किया, तो ये बाउंड्री इनकी आगे और बढ़ी। हरियाणा में ये जगह है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तक जब ये आ गए तो इस जगह को हमने कहा ब्रह्मवर्त। मैंने यहाँ लिखा भी है ब्रह्मवर्त क्या है, ब्रह्मवर्त क्या है, कुरुक्षेत्र हरियाणा तक जब ये आ गए। उसके बाद फिर ये आगे बढ़े, विंध्याचल से पार नहीं पहुंच पाए ये, विंध्याचल से आगे नहीं बढ़े, आर्य जो थे विंध्याचल से आगे नहीं बढ़े, इनके वारिस फिर आगे बढ़े। लेकिन जो आर्य काल है या वैदिक काल है, उसमें हम कहेंगे कि ये विंध्याचल पर्वत से आगे नहीं बढ़े। तो मध्य देश क्या है, विंध्याचल पर्वत तक का जो एरिया है, विंध्याचल पर्वत तक का जो एरिया है वो हो गया आपका मध्य देश। यहां से लेके यहां तक जब इनका विस्तार विंध्याचल तक हो गया, तो इसको हमने नाम दिया मध्य देश। अगर आप भूल जाओ तो याद रखना मध्य प्रदेश यानी कि विंध्याचल पर्वत यानी कि मध्य देश। उसके बाद फिर इन्होंने एक्सपेंशन किया बंगाल में, क्या कर दिया मैंने, सप्त सेंदर हो गया। मैं मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, गलती ये हो गई, ब्रह्मवर्त के बाद आता है ब्रह्मर्षि देश, कोई बात नहीं, ब्रह्मर्षि देश। तो ब्रह्मवर्त कहाँ तक हो गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा तक। उसके बाद ये गंगा यमुना के दोआब में यहाँ तक जब पहुंच गए, इस जगह तक, ये सारा का सारा इलाका, ये सारा का सारा अब क्या हो गया, ये ब्रह्मर्षि देश। फिर से बता दूं, सप्त सेंदर क्षेत्र, फिर यहाँ तक आ गए तो क्या हो गया, ब्रह्मवर्त। और उसके बाद और आगे तक आ गए, कहाँ तक, गंगा यमुना के दोआब तक का इलाका इन्होंने घेर लिया, तो ये कहलाया ब्रह्मर्षि देश। फिर उसके बाद और आगे जब हम आ गए विंध्याचल पर्वत तक, ये सारा का सारा इलाका जब इन्होंने घेर लिया, तो ये क्या कहलाया, मध्य देश। फिर और आगे बढ़े, ठीक है ना, अब ये पहुंच गए बंगाल बिहार के बॉर्डर तक, यहाँ तक। तो यहां से लेके यहां तक ये जितना भी इलाका है, ये सारा क्या कहलाया, आर्यवर्त। ठीक है, जो 4 वेदों का जो समय है 1500 बीसी से 500 बीसी तक का, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, या वैदिक सभ्यता का क्षेत्र या वैदिक संस्कृति का क्षेत्र कहते हैं, वो मगध तक नहीं पहुंचा था। ध्यान रखना, ये जो एरिया है ना जिसे हम कहते हैं मगध, बाद में जो 16 महाजनपद थे, उन 16 के 16 महाजनपदों को जिस मगध ने अपने में इकट्ठा कर लिया था, ये इलाका था मगध का इलाका। यहाँ तक 500 बीसी तक या 600 बीसी तक या आर्य या वैदिक सभ्यता के लोग यहाँ तक अभी नहीं पहुंचे थे। यहाँ साम्राज्यों का उभार हो रहा था, लेकिन आर्य अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे थे। उत्तर वैदिक काल तक आर्य जो थे वो यहीं पर पहुंच पाए थे, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल तक आर्य यहीं तक पहुंच पाए थे। लेकिन ये जो 1000 साल का समय था, कहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक। अब ये आर्य भी घुल मिल गए हम में, अभी क्या थे, ये विदेशी थे, अब ये आर्य भी हम में घुल मिल गए। ये तिब्बतियों से भी घुल मिल गए, ये कुमाऊनियों और गढ़वालियों से भी घुल मिल गए, ये मंगोलों से भी घुल मिल गए, ये उत्तरी पश्चिमी चीन में रहने वाले लोगों से भी घुल मिल गए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनसे भी घुल मिल गए। यानी कि अपने साथ जो ये नस्ल लेकर आए, वो तमाम देसी और विदेशी नस्लों से आपस में घुल मिल गए 600-500 बीसी तक आते आते। तो अब जब आगे का समय है उसे हम आर्यकाल नहीं कहते, क्यों, क्योंकि मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया, देसी विदेशी सब एक हो गए, है ना भाई, वैवाहिक संबंध हो गए सब में आपस में, और बहुत से दूर दराज से लोग आगे बस गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि अब ये केवल आर्यों का देश है, अब सब देसी हो गए, देसी विदेशी सब क्या हो गए, सब देसी हो गए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो मूल लोग कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन्होंने उजाड़ा, और उसके बाद ये आगे धीरे धीरे चलते गए। अब समय आता है करीब 600 बीसी का, 600 बीसी का जो समय आता है, ये जो समय है, ये हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, वो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उनका समय है। ये जो समय है, ये समय कहलाता भारत में, खास करके उत्तर और मध्य भारत में, महाजनपद काल। आर्य आए थे अलग अलग कबीलों में। आर्यों के सबसे खास और सबसे बड़े जो कबीले थे शुरू में जो आए, वो थे 5 कबीले। ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे,
अक्सर इनमें झगड़े होते रहते थे। छोटे बड़े कबीले आपस में मिले, वो कबीले आपस में मिले, वो कहलाए वो जन या जनपद। कबीला एक बहुत छोटा भूगोल, बस यहाँ से चले जाओ 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक, है ना, जहाँ बीच में कोई बहुत बड़ी नदी या कोई बहुत बड़ा पहाड़ ना हो जिसे हम पार ना कर पाए, तो आसपास का एरिया है वो एक कबीला हो गया था। उसका अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने नियम कानून। कबीले का मतलब तो यही है, जिसे उत्तर पश्चिम भारत में हम कहते हैं खाप। क्या कहते हैं? खाप या छाप, जो भी कहते हैं। कबीला यानी खास तरह का समुदाय जिसके अपने नियम कानून है, अपना कल्चर है, और वो किसी में मिलना ही नहीं चाह रहा, दूसरे को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा, अपना तो दूसरे पे वो थोप देगा, वो ये कबीला। ट्राइब भी कह सकते हो उसको, खाना बदोश भी कह सकते हो, आदिवासी जनजाति भी इसको कह सकते हो। अब दो या दो से ज्यादा कबीले आपस में मिले, एरिया बड़ा, क्या बड़ा? एरिया बड़ा, वो हो गया जन या जनपद, उसका एक राजा हो गया। अब बहुत से जनों ने आपस में झगड़े शुरू कर दिए, तो दो या दो से ज्यादा जनपद आपस में मिले, तो वो हो गए महाजनपद। क्या हो गए? महाजनपद। और जब महाजनपद आपस में मिले तो वो हो गए साम्राज्य। क्या हो गए? साम्राज्य। तो जन से पहले क्या था? कबीला। और कबीले की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव। और गांव की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। समझ रहे साहब? तो 600 बीसी तक आते आते ये छोटे छोटे जो कबीले थे, पहले जन या जनपद बने, अब ये किसमें बन गए थे? महाजनपदों में। अब इन महाजनपदों को, महाजनपदों के एक्सपेंशन में या महाजनपदों के उभार में या महाजनपदों की स्थापना में लोहे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगले सेशन में आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे लोहे की खोज ने या लोहे के इस्तेमाल ने भारत में बड़े बड़े साम्राज्यों को या महाजनपदों को जन्म दिया, या भारत में जो प्राचीन भारत था उसे धीरे धीरे सोने की चिड़िया बनाना शुरू कर दिया, या लोहे की खोज ने किस तरह से प्राचीन भारत में दूसरा अर्बनाइजेशन या नगरीकरण शुरू किया। भाई पहला नगरीकरण कब था भारत में? सिंधु घाटी सभ्यता का समय। कितने नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में? 6। टिकट ने 6 नगर बताए ना। तो पहला नगरीकरण तो वो था, आर्य आए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता उजाड़ दी। आर्य जो थे गांव में रहते थे, तो हमारे जो शहर थे फिर उजड़ गए। अब ये 600 बीसी का जो समय था, यहाँ पर भारत में वापस फिर से दोबारा शहरीकरण शुरू हुआ। शहरीकरण का मतलब क्या है? आबादी का ज्यादा से ज्यादा शहरों में बसना, अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा शहरों पे डिपेंड हो जाना। ठीक है, तो अब देखें ये जो समय है ना, ये मगध जो देख रहे हैं, जब मगध का जो उभार हुआ या मामला यहाँ तक पहुंचा, इसको हमने नाम दिया महाजनपद काल। तो जो हमारे 16 महाजनपद है ना, वो यहां से लेके यहां तक इस सारे एरिया में आपको मिलेंगे 600 बीसी के आसपास। ठीक है, तो एक हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आर्य सभ्यता का या आर्य क्या थे वो बता दिया। नेक्स्ट सेशन में मैं ये कहाँ से आए, कौन आए, किसने कहा कि ये जाति थी, किसने कहा कि ये एक संस्कृति थी, कौन कहता है कि साइबेरिया से आए, कौन कहता है तिब्बत से आए, इन सब बातों में आपसे डिस्कशन करेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।